स्वागत है आपका मेरे इस नए क्लास में। एंड आइए आज हम समझते हैं भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद क्या होता है, उसकी शपथ और राष्ट्रपति का कार्यकाल। एक ही राष्ट्रपति क्या दो बार चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, और राष्ट्रपति का महाभियोग क्या होता है, साथ ही राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, और भारत में राष्ट्रपति की इतनी वैल्यू क्यों है, इन सब के बारे में हम लोग को जानना है। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो हमारे संविधान में भाग 5 में संघ की चर्चा है, और शुरुआत में ही राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 52 से लेकर आप लोग कैसे आसानी से इसको याद कर सकते हैं एक ट्रिक के बेस पे, तो आप लोग का ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम अचानक। ठीक है, पद से हो गया आप लोगों का राष्ट्रपति का पद, लेकिन ये पूरा जो ट्रिक है आप लोगों का, जैसे ऐसे आप लोगों को याद करना है प का नी को का फिर दू यो द स म, फिर ये पूरा हो जाएगा आप लोगों का ये वाला अचानक। ठीक है, अनुच्छेद 52 जो कि प को सूचित कर रहा है, और उसके बाद अनुच्छेद 53 से हमारा हो जाएगा क, फिर 54 में हमारा हो जाएगा नी, ऐसे करके ये पूरा अनुच्छेद आप लोगों के बीच में लिख दिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 52 में कहा गया है राष्ट्रपति की पद की चर्चा, यानी कि राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, और इंग्लैंड में राष्ट्रपति के पद की कोई भी वैल्यू नहीं है। बस उसको एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में राष्ट्रपति को बनाया गया है कि वो तीनों सेनाओं का प्रमुख बन सके, और कोई भी काम देश में अगर कराना हो तो राष्ट्रपति के बिना साइन के नहीं हो सकता है, बोल सकते हैं। ठीक है, भले ही जैसे राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद कह सकते हैं और देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन राष्ट्रपति को उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि एक देश में, यानी कि हमारे खास करके भारत देश में प्रधानमंत्री की वैल्यू है। उसके बाद में राष्ट्रपति का पद जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आप लोग एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग इसका याद कीजिए कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अब कल से हमारा हो जाए कि राष्ट्रपति जो होता है ना, वह कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, कार्यपालिका का जो है वह औपचारिक प्रधान होता है, बोल सकते हैं, और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, यानी कि पीएम होते हैं। अब देखिए, भले ही कहने के लिए राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, लेकिन जितनी पावर, जितनी रियल पावर बोल सकते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री को दिया गया है, उतनी पावर हमारे देश में राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। बस किसी भी काम को अगर राष्ट्रपति करते हैं तो वह बिना प्रधानमंत्री के सलाह से नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे कह सकते हैं कि अभी आप लोग जिस एज में हैं स्टूडेंट लाइफ में, आप लोग कितना ही बड़ा काम कीजिए तो बिना फैमिली के सलाह से आप लोग उस काम को नहीं एकदम कर सकते हैं। अगर फैमिली की रजामंदी है तभी आप लोग उस काम को कीजिएगा, अगर फैमिली ना बोले तो फिर आप लोग उस काम को नहीं कीजिएगा। उसी प्रकार से राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो कितना ही बड़ा काम करना पड़े, चाहे कोई साइन वगैरह हो, क्या कुछ भी करना हो, तो बिना प्रधानमंत्री के सलाह के बोल सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए अक्सर यह देखा जाता है कि जिसकी सरकार केंद्र में रहती है उस वही यानी कि उसी सरकार के ना कोई सदस्य राष्ट्रपति के पद पे रहते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे देश में वास्तविक शक्ति यानी कि रियल पावर, अगर हम बात करें रियल वैल्यू की बात करें, वो प्रधानमंत्री को ही दिया गया है। इसलिए आप लोग किसी के भी मुंह से सुनते होंगे कि अगर देश में महंगाई बढ़ रही है तो फिर प्रधानमंत्री बढ़ा दिए, मोदी साहब बढ़ा दिए, यहाँ पे बोल सकते हैं देश में कुछ हुआ तो मोदी किए, मोदी इन द सेंस कि प्रधानमंत्री ही किए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को देखिए पद की वैल्यू है, लेकिन उस इंसान की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वह इंसान हमेशा ही एक कठपुतली की तरह प्रधानमंत्री के इशारे पर ना कोई भी काम करता है। तो वहाँ पे इस पद की भले ही सबसे सर्वोच्च पद माना गया है, लेकिन वह पद जो है वह किसी के अंडर में काम करता है, और वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखिए नी से हो गया आप लोगों का नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है ना, वह एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होती है। अब ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। आप लोग अगर किसी भी आम चुनाव में कह सकते हैं, अपने एरिया के चुनाव में, अगर आप लोग मुखिया का चुनाव में कभी वोट दिए होंगे, या फिर किसी को वोट देते हुए देखे होंगे, चाहे प्रधानमंत्री के चुनाव में चाहे मुख्यमंत्री के चुनाव में, तो कोई भी कितना हूँ से अगर मेंबर खड़ा हुआ, जैसे किसी चुनाव में 5 को मेंबर खड़े हुए हैं, तो आप उन 5 में से किसी एक को वोट ना दीजिएगा अपने एरिया में। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो सदस्य होते हैं राज्यसभा और लोकसभा को लेकर के, वो करीब 700 होते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं, एक एक्स और एक वाई और एक जेड। अब 700 व्यक्ति हैं, तो इन 700 व्यक्ति को ना इन तीनों को वोट देना होगा। जैसे अगर किसी का मन किया कि हम ना इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, अब दूसरा
दूसरे व्यक्ति का मन किया एक्स अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसको हम 3 नंबर देते हैं, इसको हम 2 नंबर देते हैं और जेड को 1 नंबर देते हैं। फिर अब तीसरे का मन किया कि हमको ना वाई से बैर है, यानी कि हमको जेड से बैर है, तो इसको हम 3 नंबर देंगे। एक्स हमारा वो काम नहीं किया था तो हम इसको देते हैं 2 नंबर और एक्स को देते हैं 1 नंबर। ऐसे करके ये 700 जो मेंबर होते हैं संसद के, कह सकते हैं, वे सभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं और विधानमंडल का, विधान परिषद के जितने भी मेंबर होते हैं वे सब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कि जिसको सबसे अधिक वोट मिला, यानी कि किसको 1 नंबर पे सबसे अधिक लोगों ने चुना, तो एक्स को, तो हमारा जो ये एक्स है वो चुनाव जीत जाएगा। यानी कि यही होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, यानी कि आप लोगों को ना वरीयता क्रम में वोट देना है, सबको वोट देना है, किसी को भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ये होता है। और करीब करीब भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में 11 लाख वोट पड़ते हैं। उसके बाद में ऐसा भी तो हो सकता है कि एक किन्हीं 2 व्यक्ति को इन 700 मेंबर ने से बराबर चुना हो। जैसे यहाँ पे देखिए एक इसका भी चुन लिए हैं लोग, और आगे जाकर के इन 700 में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 100 लोगों ने एक्स को चुना है और 100 लोगों ने ही वाई को चुना है, यानी कि 1 नंबर 100 लोगों ने एक्स को दिया है और 1 ही नंबर वाई 100 लोगों ने वाई को दिया है। तो यहाँ पे उस कंडीशन में ये होगा, किसको अब 2 नंबर अधिक मिले हैं, उस कंडीशन में उसको बोलते हैं हम लोग ना दूसरी चरण की मतगणना कर सकते हैं कि दूसरी बार, यानी जब 2 नंबर पे किसको लोगों ने ज़्यादा चुना है, तो उस कंडीशन में ना जब पहले वाला हमारा जो अंक है आय ना होगा वो जब बराबर होगा, तब दूसरी चरण की मतगणना में वहाँ पे वोटों की काउंटिंग होगी और उस टाइम उसको काउंट करके राष्ट्रपति के चुनाव में आप लोगों को वोट राष्ट्रपति को वहाँ पे जिताया जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली भारत में किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव में पहले चरण की मतगणना, यानी कि पहली बार की गिनती में ही राष्ट्रपति को घोषित कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति ये जीत चुके हैं। लेकिन एक बार हमारे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, और बीबी गिरी के समय में दूसरी चरण की मतगणना, यानी कि दूसरी बार की काउंटिंग में उनको जिताया गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा कि दूसरी चरण की मतगणना में किसको जिताया गया था, तो बीबी गिरी को यहाँ पे जिताया गया था। यहाँ पे बीबी गिरी को दूसरी चरण की मतगणना में जिताया गया था। तो इसको आप लोगों को यहाँ पे दूसरा इलेक्शन तो सेम ही है, तो दूसरी चरण की मतगणना यहाँ पे कर सकते हैं, दूसरी चरण की मतगणना, दूसरे चरण की मतगणना में इनको जिताया गया था। ठीक है, अब ये जो है ना ये इसका है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि बोर्ड पे स्पेस बहुत ही कम है, छोटा सा बोर्ड है हमारा। अब देखिए अनुच्छेद 54 में तो राष्ट्रपति की नियुक्ति है जो कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अब अनुच्छेद 55 की हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 55 में बस आप लोगों को ना याद करना है, बस ढेर दिमाग इसमें नहीं लगाना है। जैसे आप लोग बचपन में बिना किसी से पूछे काका काका के लिए पिटाए हैं, ABCD के लिए पिटाए हैं, 1-2 के लिए पिटाए हैं, गिनती के लिए, उसी तरीके से आप लोग को इसको ना बस याद कर लेना है कि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा है, और कोटा का फॉर्मूला होता है टोटल वोट, यानी कि कितने वोट पड़े हैं, टोटल वोट बटा में टोटल मेंबर, यानी कि चुनाव में कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं, +1 नीचे करना है और +1 आप लोगों को ऊपर करना है। ठीक है, ये राष्ट्रपति का कोटा हो गया। अब देखिए चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको RBI के पास जमा करना होता है 15,000 रुपये, जो कि सिक्योरिटी मनी के रूप में। जब वो पैसे जमा कर देता है तब चुनाव को लड़ता है। अगर किसी क्षेत्र में सपोज कीजिए 100 लोग खड़े हुए हैं, जैसे 100 वो वहाँ पे वोट है और 100 वो वोट है और 2 उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं, तो अगर उन दोनों उम्मीदवारों में से किसी भी एक को 100 का 10%, यानी कि 10, 100 का 10% 10, ठीक है। अब उन दोनों ही उम्मीदवारों को 100 में से अगर किसी उम्मीदवार को 9 वोट मिलते हैं तो उसको बोला जाता है जमानत नहीं मिला। क्योंकि वहाँ पे देखिए सपोज कीजिए कि आप देश के बहुत बड़े पद के चुनाव के लिए जा रहे हैं लड़ने, तो आपको जनता स्वीकारेगी कि नहीं स्वीकारेगी ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। और किसी भी क्षेत्र में 100 को वहाँ पे वोट है और 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक उम्मीदवार X और एक उम्मीदवार Y, ठीक है। इसको सपोज कीजिए मिल गया 95 और इसको मिल गया 5 वोट, तभी तो 100 होगा ना, 5 में मिल गया। अब अगर हम बात करें 100 का 10%, तो 100 का 10% 10 होगा। अब जो इलेक्शन से पहले, ठीक है, जैसे नॉमिनेशन कराते समय जो 15,000 रुपये राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ने से पहले लोग जमा किए थे RBI में, वो पैसा अब इसको नहीं मिलेगा, X को अब नहीं मिलेगा।
कारण ये है कि आप पूरे वोट का 10% वोट भी नहीं लेकर के आ पाए। तो आप इतने बड़े पद पे का चुनाव लड़ रहे हैं और आपको जनता तनिक भी पसंद नहीं कर रही है, यानी कि आपको 10% जनता ही पसंद नहीं कर रही है, तो फिर कहीं का चुनाव लड़ेंगे आप। इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग जमानत राशि का जब्त हो जाना। और एक वो वाला कंडीशन बहुत ही जैसे अपमानजनक स्थिति हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि पूरे 100 को वोट में से आपको 10 वोट भी नहीं मिले। इवन कि आपको यहाँ पे बहुत जैसे समझ रहे हैं ना, 10% वोट आप लोगों को नहीं मिला, फिर कहे लिए आप जनता के लायक नहीं है, इसीलिए आप चुनाव को हार गए। और वह बहुत ही अपमानजनक स्थिति वहाँ पे हो जाती है। आप अपने से सोच के देखिए कि आपके घर पे आपके मामा जी आए हैं और आप लोग 2 भाई बहन हैं। एक भाई को दिया गया 95 रुपये और आपको मिले केवल 5 रुपये, तो आपको अपने से ना अभद्र लगेगा कि यार हमको खाली 5 रुपये मिला, उसको 95 रुपये मिल गए, इतना भेदभाव क्यों। वो आप अपने सोच करके देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ना बिल्कुल ऐसे ही होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक को 95 वोट मिले और एक को 5 वोट, तो वहाँ पे ना अपने से यह लोग रियलाइज करते हैं कि नहीं, रियली में वो बंदा बहुत ही खराब है, या फिर मार्केट में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए ना उसको ऐसा मिला है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 56 में आप लोग याद करना राष्ट्रपति कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसको कोका से। अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है ना, वो अमूमन 5 साल का होता है। और कोई भी राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी अगर मर जाता है तो उसकी कार्यकाल ना, अब देखिए यहाँ पे आप लोग फंसिएगा कैसे। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक का तो होता है। भारत में जब किसी का भी चुनाव होगा, जैसे मुखिया से लेकर के मुखिया, सरपंच, पंच ना, विधायक, वार्ड सदस्य, किसी का भी चुनाव होगा भारत में, तो सबका कार्यकाल अमूमन 5 साल का होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को छोड़ करके जब कोई भी व्यक्ति, जैसे सपोज कीजिए कोई एक मुखिया है, मुखिया बिना 5 साल पूरे किए बीच में मर गया, तो जो अगला मुखिया आएगा ना, वो प्रॉपर 5 साल के लिए नहीं आएगा, जो बचा हुआ उसका समय है उसके लिए आएगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। सपोज कीजिए कोई राष्ट्रपति है, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है, तो द्रौपदी मुर्मू की मृत्यु जैसे अगर हो गई, तो अब जो अगले राष्ट्रपति आएंगे ना, वो अभी से 5 साल के लिए आएंगे। ऐसा नहीं कि द्रौपदी मुर्मू के जितने कार्यकाल बचे हैं उतने के लिए आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि देश का सबसे सर्वोच्च पद है, भले ही उतनी वैल्यू इसकी नहीं है, उतनी इसको शक्ति नहीं दिया गया है, कह सकते हैं जितना कि शक्ति प्रधानमंत्री को दिया गया है, लेकिन फिर भी पद को जैसे रिस्पेक्ट के लिए कह सकते हैं। वहाँ पे ना जो भी अगला राष्ट्रपति आएगा वो प्रॉपर 5 साल के लिए वहाँ पे आएगा, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 56 में। अब अनुच्छेद 57 में कहा गया है एक ही राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है और वह जीतेगा तो वही राष्ट्रपति चुनाव में जैसे अगले पद को संभाल सकता है अगले 5 सालों के लिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुनाव अभी के समय में नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो जीतेगा ही नहीं। क्योंकि केंद्र में अक्सर सरकारें बदल जाती है और कोई लड़ना भी नहीं चाहता है। ऐसे लड़ेगा तो जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये जनता पे डिपेंड करता है। लेकिन देखिए भारत में राजेंद्र प्रसाद कह सकते हैं एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो कि 2 बार चुनाव को जीते हैं, 52 से लेकर के 62 तक ये चुनाव को भारत में जीते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता, और राष्ट्रपति की योग्यता जो होनी चाहिए वह 35 साल का युवा, जैसे 35 साल के आदमी कह सकते हैं, जिसकी उम्र 35 साल हो गई है, वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक उसे कहेंगे जैसे अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारे हाँ में हाँ मिलाने के लिए 50 लोग बोलने चाहिए कि नहीं ये बंदा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो इसका हम लोग साथ हैं। केवल बोलने के लिए कितने लोग? 50 लोग। लेकिन जब हम जाएंगे ना इलेक्शन कमीशन में जैसे कराने के लिए नॉमिनेशन, तो हमारे साथ 50 लोग और आने चाहिए इन 50 को छोड़ करके कि हम आपके साथ चल रहे हैं, ताकि हम दिखा सकें कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम जीत चुके हैं। कि हम जीतना चाहे जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग बात है, लेकिन हम ये दिखा सके कि हम आए हैं भरने राष्ट्रपति का नॉमिनेशन, तो हमारे पीछे 50 लोग हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे अनुमोदक। जब पीछे लोग आएंगे उसको बोलेंगे अनुमोदक। लेकिन जब हम बोलेंगे कि नहीं हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो 50 गो सदस्य, 50 गो आदमी रोड पे फेंका हुआ ना, संसद का 50 गो आदमी, ठीक है,
अब संसद में लोकसभा का 50 आदमी में से कोई भी और राज्यसभा में से 50 आदमी में से कोई भी, चाहे दोनों को मिला करके लोग बोलेगा कि नहीं यह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तभी भी वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति की दशाएं। दशाओं में आप लोग को ये पढ़ना है कि वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। बेसिकली ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। ठीक है। अब आप लोग नया कॉन्सेप्ट सीखिए। राष्ट्रपति की दशा में आप लोगों को ये पढ़ना है कि राष्ट्रपति जो होना चाहिए, अगर वो चुनाव को लड़ रहा है, चाहे अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, तो ना ही वह सांसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही वह लेजिस्लेटिव यानी कि विधान मंडल का सदस्य होना चाहिए, यानी कि ना ही वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, यानी कि ना ही वो सांसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही वह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यानी कि वो विधान मंडल का सदस्य होना चाहिए, तब जाकर के वो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है। ठीक है। और राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी लाभ के पद पर व्यक्ति न हो, ऐसा वहाँ पे लिखा गया है। कोई भी पदाधिकारी कह सकते हैं जिसका चुनाव होता है, नेता कह सकते हैं, मंत्री, कोई भी मंत्री हो, अगर वह किसी लाभ के पद पे है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि भारत में जिसका भी चुनाव होता है वह लाभ का पद नहीं है, वह जनता के सेवक है। ठीक है। इस बात को हमारे संविधान में लिख दिया गया है। चाहे वह कितना हो करप्ट हो, कितना हो धनी मनी हो, उससे मतलब नहीं है। जिसका चुनाव हो रहा है वह सभी जनता के सेवक है, न कि किसी लाभ के पद पे है। लेकिन जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करे वह सभी हमारे लाभ के पद पे होते हैं, और अगर वे लाभ के पद पे होते हुए चुनाव को लड़ रहे हैं तो उनको ना चुनाव जीतने के बाद उस लाभ के पद को त्यागना होगा, या फिर नॉमिनेशन के न कराते समय लाभ के पद को त्यागना होगा, यानी कि अपनी सरकारी नौकरी को त्याग करके नॉमिनेशन फाइल करनी होगी वहाँ। ठीक है। तो दशाएं में ना ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ना ही वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी कि ना ही वो सांसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही वह विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। शपथ में यहाँ पे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में है, और राष्ट्रपति की शपथ दिलाने का काम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI का है। और भारत के अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि पहले चंद्रचूड़ साहब थे, अभी फिलहाल में भारत के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी फिलहाल में संजीव खन्ना को बनाया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। अब देखिए महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देना। किसी भी पद के लिए महाभियोग का प्रयोग नहीं किया गया है, बस हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पद के लिए ही महाभियोग शब्द जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति शांति से है, अपना काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों के आंखों में खटक गया, जैसे कुछ विधायकों को कह सकते हैं, चाहे कुछ सांसदों को ये लगता है कि नहीं राष्ट्रपति ठीक नहीं है, हमको नया राष्ट्रपति चाहिए ना, तो वहाँ पे वे उस राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ठीक नहीं है यह बात कहने के लिए कम से कम पूरे संसद में ना 243 अभी लोकसभा में सदस्य हैं और 245 ना अभी राज्यसभा में सदस्य हैं। तो अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 700 प्लस में यहाँ पे लोग आएंगे, यानी कि अप्रोक्स मानिए 800। ठीक है। ऐसे अप्रोक्स यहाँ पे आप लोग को 800 मानना है। अब देखिए अगर 800 लोगों में से 25% लोग ये बोल रहे हैं, यानी कि 800 का आधा 400, 400 का आधा 200, यानी कि 800 में से अगर 200 लोग ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति खराब है, अपने पद पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू हो जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पहले लोकसभा से भी शुरू हो सकती है, नहीं तो पहले राज्यसभा से भी शुरू हो सकती है। ठीक है। शुरू कराने के लिए यानी कि यह बात कहने के लिए कि राष्ट्रपति खराब है, कितने वोट चाहिए हमको? 25%, यानी कि 1/4 चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति रियली में खराब है, यह बात साबित करने के लिए चाहिए हमको 66%, यानी कि 2/3 बहुमत। ठीक है। यानी कि इसका मानिए आप लोग ना 700, कम से कम 800 में से 700 लोग ये कहेंगे कि रियली में राष्ट्रपति जो है वो खराब है। ये बात साबित करने के लिए यानी कि 800 में से 700 लोगों को साइन करनी पड़ेगी लिखित में कि राष्ट्रपति खराब है। ये बात पारित करने के लिए 66% यानी कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, और महाभियोग शुरू करने के लिए 25% यानी कि 1/4 बहुमत की आवश्यकता वहाँ पे पड़ती है। ठीक है। महाभियोग कुछ नहीं होता है, बस किसी को उसके पद से हटा देना ही महाभियोग कहलाता है। अब देखिए अनुच्छेद 62 में है अचानक।
अचानक आप लोगों को ये पढ़ना है कि अगर हमारे संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को कुछ अगर हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति मर गए, हेरा गए, राष्ट्रपति को कोई किडनैप कर लिया, राष्ट्रपति कहीं घूमने निकल गए, राष्ट्रपति अचानक पागल हो गए, राष्ट्रपति को ब्रेन हेमरेज हो गया, राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के बाद ये पता चला कि नहीं राष्ट्रपति का चुनाव धोखे से हुआ है, राष्ट्रपति या धोखे से जीते हैं, तो उस स्थिति में हमारे राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए उपराष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति केवल इन 4 ही कंडीशन में आएंगे। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, यानी कि अगर महाभियोग लग गया, महाभियोग पारित हो गया, राष्ट्रपति हट गए, तो अगले राष्ट्रपति के आने तक हमारे राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर राष्ट्रपति खुद से त्यागपत्र दे देते हैं कि अब हम राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहना चाहते हैं, अब हम कहीं और जाएंगे, चाहे हम चुनाव, जैसे हम आसानी से अपनी शांति की जीवन जीना चाहते हैं, हमसे राष्ट्रपति का काम नहीं हो रहा है, अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहे हैं, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए उपराष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, और अचानक राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ठीक, या फिर राष्ट्रपति को कोई किडनैप कर लेता है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति को चुनाव जीते हुए 1 साल हो चुके हैं और 1 साल के बाद यह पता चलता है कि नहीं राष्ट्रपति का चुनाव धोखे से हुआ था, ये जो राष्ट्रपति हैं वो धोखे से जीते थे। तो अगर चुनाव जो है वह अवैध होता है, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति आते हैं। यानी कि इन 4 कंडीशन में राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति का मतलब कि राज्यसभा का सभापति को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। अब लेकिन इन 5वें कंडीशन में, यानी कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया, जैसे 2020 में सपोज कीजिए कोई राष्ट्रपति बना, ठीक, और 2025 में उसका कार्यकाल खत्म हो गया, जब तक चुनाव नहीं होता है, जैसे 25 में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन 25 में किसी कारणवश देश में कोई आपदा आ गई, चाहे देश में भूखमरी की स्थिति आ गई, महामारी आ गई कोई बड़ी सी, तो अगर 25 में चुनाव नहीं होता है, तो उस कंडीशन में यही राष्ट्रपति रहेंगे जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता है, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाता है। यानी कि केवल कार्यकाल की समाप्ति तक ही वही राष्ट्रपति रहेगा, जब तक कि अगला राष्ट्रपति नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा पूरी राष्ट्रपति की विधि व्यवस्था। अगर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध होता है, यानी कि तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे 1 साल के बाद पता चला, 2 साल के बाद पता चला नहीं चुनाव अवैध तरीके से हुआ था, तो राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे ना, वह काम अवैध नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो किसकी सलाह से करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। और प्रधानमंत्री कोई भी सलाह अपने अकेले के माइंडसेट पर नहीं दे सकता है, वह उसकी मंत्रिमंडल की पूरी टीम होती है, और मंत्रिमंडल की टीम के अनुसार ही वह सलाह राष्ट्रपति को दिया जाता है। और पूरे संसद भवन का, लोकसभा को भी मिला करके और राज्यसभा को भी मिला करके, पूरे संसद भवन का 15% मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। और जितना पावर हमारे देश में संसद के लोकसभा के सदस्य का है, उतना ही पावर हमारे देश में प्रधानमंत्री का है। बस प्रधानमंत्री कोई अलग मंत्री नहीं होता है, बल्कि वह एक लोकसभा का नॉर्मल सा मेंबर होता है। और जिस भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाते हैं, वही उस मंत्री परिषद, वही उस मंत्रिमंडल का हेड होता है, और उस हेड को ही लोग कहते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरी राष्ट्रपति वाली वीडियो आसानी से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।